सब राजनीति 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 करते हो। राजनीति है क्या चीज? राजनीति को गहनता से समझो। आज हम राजनीति का पढ़ेंगे परिचय। राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, कक्षा 11 की किताब है, अध्याय है एक। पहला पढ़ेंगे हम परिचय के बारे में जानेंगे, दूसरे नंबर पर जानेंगे राजनीति क्या है, और तीसरे नंबर पर हम जानेंगे राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं, और चौथे नंबर पर हम जानेंगे राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में कैसे उतारना है, और पांचवें पॉइंट में हम जानेंगे हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, परिचय की हम बात कर लेते हैं। तो परिचय में हम करते हैं मनुष्य की बात। भाई मनुष्य क्या है? मनुष्य के पास विवेक है। सबसे बड़ा क्या है? मनुष्य के पास विवेक है। और याद रखना मेरी बात ध्यान से कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी किसने बनाया है? मनुष्य ने ही बनाया है। और मनुष्य दो मामलों में अद्वितीय है। उसके पास क्या है? पहला है विवेक। मनुष्य के पास क्या है? विवेक है। चाहे वो छात्र हो चाहे वह छात्रा हो, मनुष्य के पास है विवेक। और अपनी गतिविधियों में उसे व्यक्त करने की योग्यता है। जो भी मनुष्य की, चाहे वह छात्र हो छात्रा हो, महिला हो पुरुष हो, उसे क्या है? अपनी गतिविधियों में उसे व्यक्त करने की उसके पास योग्यता है। उसके पास भाषा का प्रयोग करने की योग्यता है। मनुष्य क्या कर सकता है? भाषा का प्रयोग कर सकता है। यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक दूसरे के संवाद करने की क्षमता भी होती है। क्या कर सकता है मनुष्य? संवाद कर सकता है। एक दूसरे से संवाद करने की भी क्षमता होती है, और वह आप पर निर्भर करता है आपके अंदर वह क्षमता है या नहीं है। अन्य प्राणियों में अगर हम देखें तो आपने मनुष्य के अपने अंतर्मन में भावनाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त करता है, और वह जिन्हें अच्छा और वांछनीय मानता है, जिन्हें भी मनुष्य, चाहे वह छात्रा हो छात्र हो, महिला हो पुरुष हो, कोई भी हो, जिन्हें वह अपने विचारों में अच्छा मानता है, अपने अंतर्मन में, अपनी भावना में, अपनी आकांक्षाओं में अच्छा मानता है, अच्छा समझता है, तो उनको क्या कर सकता है? अपने विचारों को दूसरों से व्यक्त कर सकता है, अपने विचारों का साझा कर सकता है, उन पर चर्चा कर सकता है। राजनीतिक सिद्धांत की जड़ें मानव असीमितता के इन जुड़ाव के जो पहलू हैं, एक एक पहलू को इकट्ठा करिए, खास तरह से इनको जांचिए। यह कुछ खास बुनियादी प्रश्नों का विश्लेषण करता है। जैसे समाज है, हम किसी ना किसी समाज में रहते हैं, समाज कैसे संगठित होना चाहिए? भाई समाज कैसे संगठित होना चाहिए ये भी तो हमें पता होना चाहिए। कैसे पता चलेगा समाज कैसे संगठित होता है? हमें सरकार की जरूरत क्यों है? भाई सरकार है ना, सरकार हमें चलाती है, लोकतंत्र भारत में हम रहते हैं, तो हमें सरकार की जरूरत क्यों है यह भी जानकारी हमें पता होनी चाहिए। क्यों जरूरत पड़ती है हमें सरकार की? सरकार का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है? क्या कानून हमारी आजादी को सीमित करता है? राज सत्ता की अपने नागरिकों के प्रति क्या देनदारी है? जो भी राज सत्ता है, राज्य में, हमारे देश में हमारे सत्ता है, तो उसकी क्या देनदारी है नागरिकों के प्रति? हम सब भारत के नागरिक है ना, भारत में रहते हैं तो भारत के नागरिक हैं। नागरिकों के रूप में एक दूसरे के प्रति हमारी क्या देनदारी है? हम लोग जो भी जिस भी समाज में रहते हैं, जिस भी जाति के हैं, तो हमारी एक दूसरे के प्रति क्या देनदारी है? राजनीतिक सिद्धांत इन्हीं प्रश्नों की पड़ताल करता है। अगर हम इसको ध्यान से गहराई से जांचेंगे तो इन्हीं सब की जांच पड़ताल करते हैं। राजनीतिक जीवन को अनुप्रमाणित करने वाले स्वतंत्रता और समानता और न्याय जैसे मूल्यों के बारे में भी सुव्यवस्थित रूप से विचार करता है। क्या? राजनीतिक सिद्धांत। इसके परिचय में हम जान रहे हैं अभी मोटी मोटी बात। यह इनके और अन्य संबंध अवधारणाएं। अब आपको यह पता होना चाहिए कि अवधारणा क्या होती है। अवधारणाओं के अर्थ और महत्व की व्याख्या करता है। कौन सा? राजनीतिक सिद्धांत। यह अतीत, पुरानी बातें, पास्ट में जो बीत गई, और जो मौजूदा परिभाषा है उसको स्पष्ट करता है। जो मौजूद में उपलब्ध है उस परिभाषा को, और प्राचीन काल की परिभाषा को क्या करता है? परखता है, स्पष्ट करता है। यह विद्यालय चाहे आपका भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, और आपका भी हो सकता है, मेरा विद्यालय भी हो सकता है। विद्यालय हो या कोई भी दुकान हो, कोई भी बस स्टैंड हो, कोई भी ट्रेन हो, या सरकारी कार्यालय, कोई भी सरकारी कार्यालय हो, गैर सरकारी कार्यालय हो, जितने भी चीजें हैं रोजमर्रा के जीवन में, हम एक दूसरे को क्या करते हैं? विचार विनिमय द्वारा, विचार विनिमय के माध्यम से वार्तालाप करते हैं, बताते हैं, सुनते हैं और देखते हैं। जो कुछ भी हम देखते हैं, तो दैनिक जीवन से जुड़ी संस्थाओं में स्वतंत्रता या समानता के विस्तार का वास्तविकता से उसको परखा जाता है, तार तार किया जाता है, और आगे जाकर यह देखता है कि वर्तमान परिभाषाएं कितनी उपयुक्त हैं और कैसे लोकतांत्रिक बनाने के लिए उनका परिमार्जन किया जाए। राजनीतिक प्रश्नों के बारे में
तर्क संगत ढंग से अगर सोचे हम, तो राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकना, उनका परीक्षण करना, यही तो है सब। और इस अध्याय में हम यही सब समझने वाले हैं। समझ में आए? ये हमारा था छोटा सा परिचय। क्या था? परिचय। अब हम पहले नंबर पर चलते हैं। पहला नंबर क्या है? राजनीति क्या है? राजनीति क्या है? राजनीति, राजनीति क्या है? तो राजनीति का अगर मैं दो टुक आपको बताऊं, दो टुक, वाद विवाद और संवाद। क्या रिपीट करेंगे एक बार? वाद विवाद और संवाद। आपने देखा होगा कि लोग राजनीति के बारे में अलग अलग तरह की राय रखते हैं ना। आपने देखा है, सुना है, सुनना किसी से, बात करना किसी से, आप अपने विचारों को एक्सप्रेस करना, बताना राजनीति के बारे में आपके क्या विचार हैं और सामने वाले के क्या विचार हैं। राजनेता और चुनाव लड़ने वाले लोग अथवा राजनीति पदाधिकारी कह सकते हैं, हम उनको क्या कह सकते हैं? राजनीतिक पदाधिकारी हैं। वो राजनीति पे क्या है? किसी ना किसी पद पर बैठे, तो राजनीतिक पदाधिकारी हम उनको कह सकते हैं। राजनीति एक प्रकार की क्या है? जन सेवा है। राजनीति क्या है? एक प्रकार की जन सेवा है। राजनेता क्या करते हैं? राजनेता करते हैं जन सेवा। एक तरह से जन सेवा ही हुई, जनता की सेवा। क्या करना? जनता की सेवा करना। राजनीति से जुड़े अन्य लोग राजनीति को दांव पेच से जोड़ देते हैं ना, देखा होगा ना आपने, क्या करते हैं? वो एक दूसरे के दांव पेच से जोड़ देते हैं तथा आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? लगे रहते हैं ना, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, आवश्यकताओं को पूरा करने में लगे रहते हैं। तो लोग क्या सोचते हैं फिर? कि ये राजनीति कर रहा है। राजनीति वही है जो राजनेता करते हैं। अगर वे राजनेता को दल बदल करते हैं, अगर कोई भी राजनेता क्या करता है? दल बदलता है, अपना अपने दल से किसी दूसरे दल में जाता है, झूठे वायदे करता है, बड़ा चढ़ाकर दावे करता है, बड़ा चढ़ाकर कुछ भी, भाई इलेक्शन आने वाले हैं तो कुछ भी बड़ा चढ़ाकर कह दिया, जोड़ तोड़ कर दी, कुछ भी कह दिया, निजी या सामूहिक स्वार्थों में, निष्ठुरता में रत और घृणित रूप से हिंसा पर उतारू होता देखते ही तो वे राजनीति का संबंध घोटालों में जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं? कि भाई यहां पर घोटाला हो रखा है। इसी तरह की सोच इतनी प्रचलित है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जब भी हम हर संभव तरीके से अपने स्वार्थ को साधने में लगे लोगों को देखते हैं, जो भी अपने स्वार्थ को साधने में लगे हैं, जो भी लोग लगे हैं XYZ, जब भी हम उनको देखते हैं कि ये अपना स्वार्थ साध रहे हैं, तो हम कहते हैं कि वे राजनीति कर रहे हैं। क्या कहते हैं? हम सीधा हम कहते हैं, धड़ल्ले से कहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं? राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति यहां पर हो रही है। यदि हम एक क्रिकेटर टीम को देखें ना, क्रिकेट देखते हैं, वनडे मैच कौन देखता है? IPL। टीम में बने रहने के लिए देखो क्या होता है? जोड़ तोड़ करते हैं, या किसी सहपाठी को अपने पिता की हैसियत का उपयोग करते, अथवा दफ्तर में किसी सहकर्मी को बिना सोचे समझे बॉस की हां में हां मिलाते हुए देखते होंगे आप। वो बॉस, जी सर, यस सर, बिल्कुल सर, ऐसे ही होगा सर, हाँ सर, ये सही है सर, ये गलत है सर, हाँ मैं हाँ। तो हम कहते हैं कि वह गंदी राजनीति कर रहा है। क्या कर रहा है? गंदी राजनीति कर रहा है, भद्दी राजनीति कर रहा है। ऐसे धंधों से मोह भंग होने पर हम राजनीति से हताश हो जाते हैं। बिल्कुल, हम कहने लगते हैं कि मुझे राजनीति में रुचि नहीं है, या राजनीति से दूर रहता हूं। केवल साधारण लोग ही राजनीति से निराश नहीं होते हैं, ध्यान रखना मेरी बात। साधारण लोग ही केवल राजनीति से हताश नहीं होते हैं, निराश नहीं होते हैं। हम कहने लगते हैं कि मुझे राजनीति में रुचि नहीं है, बल्कि इससे लाभान्वित होने वाले और विभिन्न राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले भी व्यवसायी, जो राजनीतिक दलों को चंदा देते हैं। भाई इलेक्शन में क्या होता है? इलेक्शन में बहुत मोटा मोटा चंदा आता है खर्चा करने के लिए। आपको शराब ऐसे नहीं मिलती है पीने को, उसके लिए क्या है? बहुत बड़े बड़े व्यापारी क्या करते हैं? पैसे देते हैं, डोनेशन देते हैं, उससे सरकार चलती है, उससे पार्टी बनती है, चुनाव होता है और वो आपको मिलती है ना, वोट खरीदे जाते हैं ना, आप क्या आप बेचते हैं ना वोट अपने किसके घर में बिकते हैं वोट। तो साधारण लोग ही इससे निराश नहीं है। व्यवसायी और उद्यमी जो बड़े बड़े व्यापार करते हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों को क्या करते हैं? चंदा। व्यवसायी उद्यमी भी अपनी मुसीबतों के लिए आए दिन राजनीति को कोसते रहते हैं। सिनेमा हॉल में देखा होगा आपने, सिनेमा में क्या होता है? कलाकार होते हैं ना जो, वे भी अक्सर राजनीति की बुराई करते हैं। यह अलग बात है कि जैसे ही वे इस खेल में सम्मिलित हो जाते हैं, जैसे ही इस खेल में जुड़ जाते हैं, तो वे अपने इस खेल की जरूरतों के अनुसार ढाल लेते हैं। अब कोई भी हो, आप क्यों ना हो, आप जिस भी फील्ड में चले जाएंगे तो उसी में जो है क्या है, उसी के हो जाएंगे आप। अब जैसे मैं हूं, मैं अपनी फील्ड में हूं तो मैं अपनी फील्ड से ही मतलब रखता हूं।
मैं क्या करता हूं अपनी फील्ड में, तो है ना, इसी प्रकार हमारा समानता से भरोसा उठ गया। समानता है, राजनीति की परस्पर विरोधी विरोधी छवियां होती हैं। विरोधी होते हैं कि नहीं होते? हर जगह विरोधी होते हैं, जिसमें हमें अलग रहना चाहिए और पीछा छुड़ाना चाहिए। यह इतनी उपयोगी गतिविधि है कि बेहतर दुनिया बनाने के लिए हमें निश्चित ही शामिल होना चाहिए। दूर नहीं भागना चाहिए राजनीति से, इसमें हमें शामिल होना चाहिए। लेकिन शामिल होने के लिए क्या है? हमें सारी जानकारी को कलेक्ट करना है। क्या करना है? कलेक्ट करना है, उन पे गहनता से अध्ययन करना है, फिर उसके बाद उतरना है राजनीति में। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति का संबंध किसी भी तरीके से निजी स्वार्थ साधने के धंधे से जुड़ गया है। निजी धंधे से जोड़ लेते हैं। हम समझने की जरूरत है, राजनीति किसी भी समाज का महत्वपूर्ण और अविभाज्य अंग है। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था क्या, कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है। क्या कहा था महात्मा गांधी जी ने? कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है। सांप देखो कुंडली मारकर बैठता है ना, तो कुंडली की तरह जकड़ रखा है, और इससे जूझने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है। राजनीतिक संगठन सामूहिक निर्णय के किसी भी ढांचे के बगैर किसी भी समाज में जिंदा नहीं रह सकता। रह सकते राजनीति के बगैर आप किसी भी समाज में जिंदा नहीं रह सकते। जो समाज अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहता है, उसके लिए अपने सदस्यों की विविध जरूरतों और हितों का ख्याल रखना आवश्यक होता है। परिवार हो, जनजाति हो या आर्थिक संस्थाओं जैसी अनेक सामाजिक संस्थाएं लोगों की जरूरतों, जितनी भी लोगों की जरूरतें होती हैं, जरूरतों, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए क्या करती हैं? सहायता के लिए पनपती हैं। देखते हैं ना, अब संस्थाएं होती है, एनजीओ होते हैं, ऐसी संस्थाएं हमें साथ में रहने के उपाय खोजने और एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों को कबूलने में मदद करती हैं कि हमारे कर्तव्य क्या हैं। अगर हम भारत में रहते हैं, लोकतांत्रिक भारत में रहते हैं, तो हमारे क्या कर्तव्य हैं, तो उनमें मदद करती है। इन संस्थाओं के साथ सरकार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार भी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, एनजीओ की हेल्प करती है, मदद करती है। अब सरकार बनती कैसे है और कैसे कार्य करती है? ये जो सरकार है, ये सरकार कैसे बनती है और ये कार्य कैसे करती है? भाई, ये सरकार कार्य कैसे करती है, बनती कैसे है सरकार? जानते हैं आप कैसे बनती है सरकार? यह राजनीति में दर्शाने वाली महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर आप ध्यान से समझेंगे, तो आज हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ परिचय को पढ़ रहे हैं, और 5 तरीके से हम 5 पॉइंटों में इसको जानेंगे, ठीक है ना? लेकिन राजनीति सरकार के कार्यकलापों तक ही सीमित नहीं होती है। दरअसल सरकारें भी जो भी करती हैं XYZ, वह प्रासंगिक होता है, उसका प्रासंगिक होता है, प्रसंग होता है, क्योंकि वह लोगों के जीवन को भिन्न भिन्न तरीकों से प्रभावित करता है। सरकार जो भी निर्णय लेती है, वह क्या होते हैं? प्रासंगिक होते हैं, और जीवन के भिन्न भिन्न तरीकों से प्रभावित करते हैं जीवन को, मनुष्य के। और हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि सरकार हमारी आर्थिक नीति, विदेश नीति और शिक्षा नीति को निर्धारित करती है। एक अकुशल और भ्रष्ट सरकार लोगों के जीवन और सुरक्षा को संकट में भी डाल सकती है। भ्रष्ट सरकार डाल सकती है भाई संकट में। क्यों? क्योंकि देखो, अब आपके हाथ में नहीं है सारी पावर। पावर आपने अपनी किसको दे दी चलाने के लिए? सरकार को दे दी। किसको दे दी? सरकार को दे दी। समझ पाए बात को? वेरी गुड। अब देखो, ध्यान से समझो बात। ये क्या करती है? नीतियां, ये जो भी नीतियां बनाती है, लोगों के जीवन को उन्नत करने में सहायता कर सकती है। लेकिन एक अकुशल और भ्रष्ट सरकार लोगों के जीवन की सुरक्षा और जीवन पर संकट भी डाल सकती है। देखो, जितना फायदा होता है उतना नुकसान भी होता है, ठीक है ना? अगर भ्रष्ट हो गई सरकार, तो नुकसान भी देर हो सकता है। सरकार जातीय और सांप्रदायिक संघर्ष को हवा देती है। जो बाजार और स्कूल बंद हो जाते हैं ना भाई, सांप्रदायिक दंगा हो गया तो बाजार और स्कूल क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। रोजमर्रा का जो जीवन है, उसमें क्या है? विघ्न पड़ जाता है। नहीं, कैसे? देखो, ध्यान से समझो। बीमार लोग अस्पताल नहीं जा पाते। अगर दंगा हो गया, सारी मार्केट बंद है, अस्पताल बंद है, स्कूल बंद है, तो बीमार लोग अस्पताल कैसे जाएंगे? नहीं जा पाएंगे। स्कूल की समय सारणी भी प्रभावित हो जाएगी। पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाएगा। अगर स्कूल बच्चे नहीं जाएंगे, स्कूल बंद रहेगा, तो पाठ्यक्रम कैसे पूरा होगा? और पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा तो बच्चे फेल हो जाएंगे, है ना? और परीक्षा के लिए अतिरिक्त कोचिंग में जाना पड़ेगा हमें, उसके लिए अतिरिक्त ट्यूशन फीस चुकानी पड़ेगी। कितना नुकसान हो जाएगा। दूसरी ओर सरकार अगर
साक्षरता और रोजगार बढ़ाने की नीतियां बनाती है, तो हमें अच्छे स्कूल में जाने और बेहतर रोजगार पाने के अवसर मिल सकते हैं। सरकार की कार्रवाई का हम पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जो भी सरकार कार्रवाई करती है उस पर क्या है, हम पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हम सरकार के कामों में खूब दिलचस्पी लेते हैं, हम संस्थाएं बनाते हैं और अपनी मांगे जोड़ने के लिए प्रचार अभियान भी चलाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे संविधान में हमें अधिकार दिया गया है, बोलने की आजादी है, हमें हमें घूमने की आजादी है, हमें पहनने की आजादी है, हमें अपना धर्म अपनाने की आजादी है, हमें अपने धर्म के अनुसार चलने की आजादी है, हम अपनी मन मर्जी के मुताबिक क्या है, स्वतंत्र है। सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। अगर किसी के साथ ऐसा होता है, दुर्व्यवहार होता है, तो वो जाके न्यायालय में जा सकता है, न्यायालय में अपनी गुहार लगा सकता है। तो संस्थाएं बनाते हैं। ये संस्थाएं क्या करती हैं? ये संस्थाएं जो आम लोग होते हैं उनको जीवन जीने की कला सिखाती है, मदद करती है, उनको जिम्मेदारियां, उनके कर्तव्य, उनके अधिकार सबके बारे में बताती है, जागरूक करने का जागरूक अभियान भी चलाती है। तो किसी ना किसी तरीके से क्या है, जागरूकता फैलाने का कार्य करती है, अभियान चलाने का कार्य करती है। हम दूसरे से बातचीत करते हैं, कोई भी हो, एक्स वाई जेड, सरकार के निर्धारित लक्ष्यों को आकार देने का प्रयास करते हैं। जब हम सरकार की नीतियों से सहमत हो तो भी और असहमत हो तो भी, ठीक है ना, सहमत भी हो सकते हैं। कुछ नीतियां होंगी कि हम सहमत होंगे और कुछ नीतियां ऐसी होंगी कि हम सहमत नहीं होंगे, तो हम विरोध करते हैं। अगर हम सहमत नहीं है तो हम क्या करते हैं, सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं। वर्तमान कानून को बदलने के लिए हमें सरकारों को राजी करने हेतु प्रदर्शन आयोजित करने पड़ते हैं। भाई, सरकार को राजी करने के लिए आयोजित करना पड़ते हैं क्या, हमें प्रदर्शन करने पड़ते हैं, हस्ताक्षर अभियान चलाना पड़ता है, विचार विमर्श करना पड़ता है एक दूसरे से। तो वही वाद विवाद और संवाद की बात आ गई ना। विचार विमर्श करते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा या घटा। हम पूछते हैं कि क्या भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाया जा सकता है, क्या किसी खास समूह के लिए आरक्षण न्याय संगत है या नहीं। हम समझते हैं कि प्रयास करते हैं, समझने का भी प्रयास करते हैं और हमेशा प्रयासरत रहते हैं। क्या? क्योंकि कोई पार्टी और नेता चुनाव जीतते हैं, इसके तरीके से हम मौजूद अव्यवस्था और पतन के तर्कसंगत कारण तराशते हैं और एक बेहतर दुनिया रचने की आकांक्षा करते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है इस बात का, देखो समझेंगे ध्यान से। क्या निष्कर्ष निकला इस बात का? राजनीति का जन्म इस तथ्य से होता है कि हमारे समाज के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। इसमें समाज में चलने वाली बहुविधि वार्ताएं शामिल हैं, जिसके माध्यम से सामूहिक निर्णय किए जाते हैं। भाई, निर्णय कैसे होते हैं? निर्णय समूह में होते हैं, सामूहिक निर्णय किए जाते हैं। एक स्तर से इन वार्ताओं के लिए सरकारों के लिए, जो भी सरकार है, किसी भी पार्टी की सरकार है, कार्य और इन कार्यों का जनता से जुड़ा होना शामिल है। कार्यों का किससे? जनता से जुड़ा होना शामिल होता है। और अगर दूसरे स्तर की बात करें तो जनता का संघर्ष और उनके निर्णय लेने पर संघर्ष का प्रभाव। जो जनता ने संघर्ष किया, उस संघर्ष का जनता पर और सरकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब जनता आपस में वार्ता करती है और उन सामूहिक गतिविधियों में भाग लेती है जो सामूहिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, सामान्य समस्याओं के समाधान में मदद करने के उद्देश्य से तैयार की गई होती है, तब कहा जा सकता है कि जनता राजनीति में संलग्न है। तभी कहा जा सकता है, उससे पहले नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल भी नहीं कह सकते, नेवर, कभी नहीं। समझ पाए मेरी बात को? ठीक है। अब देखो, राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं, पहला बिंदु समझे। दूसरा बिंदु क्या है? दूसरा बिंदु है राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम? अब आपके पास किताब है, आप 10वीं कक्षा पास करके आप 11वीं कक्षा में आए, आपने राजनीति 10वीं में भी पढ़ी, अब 11वीं में भी पढ़ेंगे, अब 12वीं में भी पढ़ेंगे। कुछ पार्ट आप 11वीं में पढ़ रहे हैं तो कुछ उसका जो है विस्तृत रूप 12वीं कक्षा में पढ़ेंगे। तो दूसरा पॉइंट क्या हुआ? राजनीतिक सिद्धांत हमें, हम क्या पढ़ते हैं। यदि हम आसपास देखें, अपने आसपास, तो हमें क्या दिखता है? आंदोलन दिखता है, विकास दिखता है, परिवर्तन दिखेगा। भाई, आंदोलन भी दिखते ना, अभी देखो जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ, आपने देखा है ना। विकास हो रहा है, दिन पर दिन विकास हो रहा है, तकनीक एकदम जो है बढ़ रही है, परिवर्तन दिखाई दे रहा है, नहीं देगा। अभी कुछ सालों पहले आप देखेंगे कीपैड फोन चलता था, पूर्ण रूप से कीपैड था, फिर उसके बाद कीपैड आया और टच आया, दोनों मिक्स आए, फिर उसके बाद फुल टच आ गया, और आज देख लो आप, फोल्डेबल है, फोल्ड भी कर सकते हैं आप। कैसे कैसे अजीब अजीब तरीके के फोन आ रहे हैं, है ना। तो परिवर्तन दिखता है ना, ये क्या है? ये परिवर्तन है। ये तो मैंने आपको एक उदाहरण बताया समझाने के लिए
ताकि आप इसको गहराई से समझ पाए। लेकिन अगर हम गहराई से और गौर से नीचे धरती को खोद के निकालें तो हमें यह भी दिखेगा कि निश्चित मूल्य और सिद्धांतों ने जनता को प्रोत्साहित किया है और नीतियों को निर्देशित किया है। लोकतंत्र, स्वतंत्रता या समानता ऐसे ही आदर्श सिद्धांत हैं। विभिन्न देश ऐसे मूल्यों को अपने संविधान में प्रतिस्थापित कर उनकी हिफाजत करने का प्रयास करते हैं। भाई हर व्यक्ति को अपने संविधान की हिफाजत करने का अधिकार है। अमेरिकी और भारतीय संविधान में ऐसा किया गया है। संवैधानिक दस्तावेजों के अगर हम बात करें तो रातों रात नहीं हुई। जो भी हमारे संवैधानिक दस्तावेज हैं, भाई हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए और कई देशों की जो है एक टीम ने पूरी यात्रा की, ठीक है ना। और मसौदा तैयार किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। वो लेकर आते थे और भीमराव अंबेडकर जी क्या करते थे? उस पर मसौदा तैयार करते थे और ड्राफ्टिंग करते थे उसकी। तो अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका निर्णय उन विचारों और सिद्धांतों के आधार पर हुआ जिन पर कौटिल्य और अरस्तू से लेकर रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तक के समय से वाद विवाद और संवाद होता आया है। क्या होता आया है? वाद विवाद और संवाद। राजतंत्र और लोकतंत्र में से कौन सा तंत्र बेहतर है अगर मैं आपसे पूछूं तो आधुनिक काल में सबसे पहले रूसो ने यह सिद्ध किया था। किसने किया था? रूसो ने यह सिद्ध किया था सबसे पहले। रूसो ये क्या है? इतिहासकार हुए, बहुत ही बड़े बड़े इतिहासकार हुए, ठीक है ना। आपकी पहुंच से बहुत बाहर हैं। अगर आप इनकी जीवनियां पढ़ेंगे ना तो आपके बाल सफेद हो जाएंगे। आपकी जीवनियां खत्म नहीं होने की, इतने इतिहासकार हैं, एक से एक बेहतरीन इतिहासकार हैं। लेकिन आपकी नॉलेज और आपकी जानकारी और आपकी विशेषज्ञता इतनी चरम सीमा पर हो जाएगी, पराकाष्ठा पर पहुंच जाएगी कि आपका जो तेज है वो आम आदमी से झेला नहीं जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा, आपको रीडिंग स्किल सीखनी पड़ेगी, आपको लिखना सीखना पड़ेगा। बहुत पहले ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में प्लेटो और अरस्तु ने अपने विद्यार्थियों से विचार विमर्श किया था कि राजतंत्र और लोकतंत्र में से कौन सा तंत्र बेहतर है। तो आधुनिक काल में सबसे पहले रूसो ने सिद्ध किया। किसने सिद्ध किया? रूसो ने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। क्या है? स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चे, आपका ध्यान से समझना इस बात को। कार्ल मार्क्स ने तर्क दिया था। देखो क्या होती है, बातें होती है तार्किक, तर्क दिए जाते हैं। क्या तर्क दिया था? कि समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी की स्वतंत्रता। अपने देश में गांधी जी ने भी अपनी पुस्तक हिंद स्वराज, गांधी जी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? 1 नंबर में पूछा जाएगा तो गांधी जी की पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज। क्या नाम है? गांधी जी की पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज। वास्तविक स्वतंत्रता या स्वराज के अर्थ की विवेचना की है इसमें। और अंबेडकर जी ने जोरदार तरीके से तर्क रखा था कि अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए। क्या माना जाना चाहिए? अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए और उन्हें विशेष संरक्षण मिलना चाहिए। इन विचारों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना और उन्हें विशेष संरक्षण मिलना चाहिए ऐसा इन्होंने तर्क दिया। और इन विचारों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समानता को प्रतिष्ठित किया, एकदम प्रतिष्ठा दिलाई। भारतीय संविधान के अधिकारों वाले अध्याय में किसी भी रूप से छुआछूत का निषेध किया गया है। किया गया है ना, आपने पढ़ा, पहले पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा। बेसिक चीजें हैं ये, बिल्कुल अगर आपने नहीं ध्यान दिया है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब भारतीय संविधान के अधिकार वाले अध्याय, छुआछूत का निषेध किया गया है और गांधी जी के सिद्धांतों को नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया। आपने पढ़े नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? पता है आपको? देखो, राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों को व्यवस्थित रूप से प्रतिबिंबित करते हैं। कौन सा है? समझ पा रहे? नहीं समझ रहे बात को? देखो, आकार ग्रहण किया गया। कैसा आकार किया गया? देखो संविधान का कैसा आकार है भाई? यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसी अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट करता है। यह कानून का राज, अधिकारों का बंटवारा, आपको मालूम है आपके क्या अधिकार हैं, न्यायिक पुनरावलोकन जैसी नीतियों की सार्थकता की जांच करता है। जांच समितियां देखिए आपने, जांच समिति के अध्यक्ष कौन है? यह इस काम को विभिन्न विचारकों द्वारा इन अवधारणाओं के बचाव में विकसित
युक्तियों की जांच पड़ताल करता है, जो कि रूसो और मार्क्स या गांधी जी राजनेता नहीं बन पाए, लेकिन उनके विचारों ने हर जगह पीढ़ी दर पीढ़ी राजनेताओं को प्रभावित किया है। साथ ही ऐसे बहुत से समकालीन विचारक हैं जो अपने विचारक क्या होता है, देखो विचारक जो विचार, अब उन्होंने उनके दिमाग में कोई चीज आई, उनके दिमाग में कोई चीज आई और उन्होंने क्या किया, उसको लिख दिया, जन जन तक पहुंचा दिया। क्यों? क्योंकि वो जनता के हित में है, जनहित में है। तो विचारक कहलाए, क्या कहलाए? विचारक कहलाए। और राजनेता तो नहीं बन पाए, लेकिन विचारों, इनके विचारों ने पीढ़ी दर पीढ़ी राजनेताओं को प्रभावित किया है। ऐसे समकालीन विचारक भी हुए जो अपने समय में लोकतंत्र या स्वतंत्रता के बचाव के लिए उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनसे ही। जांच पड़ताल के अलावा राजनीतिक सिद्धांतकार हमारे ताजा राजनीतिक अनुभव की छानबीन भी करते हैं। आपने देखा होगा ना, इतिहास में पढ़ते हैं ना, पुरातत्वविद, पढ़ा ना आपने, पुरातत्वविद। यह सब हमारे लिए प्रासंगिक है। क्यों? अब हम स्वतंत्रता और लोकतंत्र प्राप्त नहीं कर चुके हैं। भारत सचमुच स्वायत्त और स्वतंत्र है, हालांकि स्वतंत्रता और समानता से संबंधित प्रश्नों को उठाना बंद नहीं हुआ है, बिल्कुल भी। अभी भी प्रश्न उठ रहे हैं। ऐसा इसलिए है कि स्वतंत्रता, समानता तथा लोकतंत्र से संबंधित मुद्दे सामाजिक जीवन में अनेक मामलों में उठते हैं। कोई भी मामला हो सकता है, कई मामलों में उठते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रफ्तार में उनकी बढ़ोतरी हो रही है। भाई, हर व्यक्ति की, हर जनमानस की समस्या अलग अलग होगी। लोगों के पास समान राजनीतिक अधिकार हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि समाज में उनके साथ जाति के आधार पर, गरीबी के आधार पर या फिर छुआछूत के आधार पर भेदभाव हो रहा हो, या किसी भी आधार पर भेदभाव हो सकता है या हो रहा है। संभव है ना? बिल्कुल संभव है कि कुछ लोगों को समाज में विशेषाधिकार प्राप्त हो, वही कुछ दूसरे बुनियादी आवश्यकताओं तक वंचित हों। कुछ लोग अपना मनचाहा लक्ष्य पाने में सक्षम है, कुछ लोग नहीं है। कुछ लोग तो अपना मनचाहा लक्ष्य पाने में सक्षम है और पा भी लेते हैं, लेकिन कुछ लोग है कि उनको खाने के लिए रोटी भी नहीं मिल रही है। कई लोग स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, कई बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, उनके माँ बाप रोजगार नहीं कर पा रहे हैं, पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। जबकि कई लोग भविष्य में अच्छा रोजगार पाने के लिए जरूरी स्कूल की पढ़ाई में भी सक्षम नहीं है। उनके लिए स्वतंत्रता भी बहुत दूर का सपना है। स्वतंत्र है वो। अगर कोई अपना मनचाहा चीजें नहीं पा सकता, मनचाहा खाना नहीं खा सकता, मनचाहा कुछ काम नहीं कर सकता, तो क्या वह स्वतंत्र है? हो गया ना डाउट? बड़ा गहनता से पढ़ने वाली चीज है संविधान। हमारे संविधान में स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, बिल्कुल धड़ल्ले से। फिर भी हमें हर दम, हर कदम पर नई समस्याओं का, नई व्याख्याओं का सामना करना पड़ता है। यह एक तरह से खेल खेलने जैसा है। संविधान के साथ क्या है? खेल खेलने जैसा है। हम शतरंज या क्रिकेट खेलते हैं ना, आप शतरंज का खेल खेलते हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं, आप फुटबॉल खेल खेलते हैं, तो हम सीखते हैं कि उनके नियमों की व्याख्या कैसे करनी है। भाई, कोई भी खेल हो, चाहे वह क्रिकेट हो, चाहे वह फुटबॉल हो, चाहे वह हॉकी हो, तो उनके उस खेल के नियमों की व्याख्या कैसे करनी है, यह प्रक्रिया हमें खेल के ही नए और व्यापक अर्थ खोज निकालते हैं। नई नई चीजें आती है ना निकल कर। क्यों? क्योंकि अब देख नहीं रहे अब आईपीएल में कैसे कैसे नए नए कानून बन गए। क्या वो वनडे मैच में थे? जो पहले वनडे मैच हुआ करते थे उसमें से नए नए कानून बन गए। तो ये व्याख्या कैसे करनी है, ये प्रक्रिया नए खेल के जो आयाम है वो पैदा करती है। इसी प्रकार नई परिस्थितियों के मद्देनजर संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की निरंतर, बिल्कुल निरंतर पुनर्व्याख्या की जा रही है। इसकी एक वानगी तो यही है कि आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार में शामिल करने के लिए अदालतों द्वारा उनकी पुनर्व्याख्या की गई है। सूचना के अधिकार की गारंटी एक नया कानून द्वारा दी गई है कि आप क्या है, आपने कोई समस्या है, आपको कोई भी समस्या है, आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, आपने शिकायत भी कर दी, तो आप क्या कर सकते हैं? आप सूचना मांग सकते हैं कि मेरी इस शिकायत पर अभी तक क्या विचार विमर्श हुआ, कहां तक पहुंची, क्या कार्रवाई हुई, क्या चीजें हुई। तो आप क्या कर सकते हैं? आप सूचना मांग सकते हैं। सूचना के अधिकार की गारंटी एक नए कानून द्वारा दी गई। समाज बार बार नई चुनौतियों का सामना करता है, इस क्रम में नई व्याख्याएं पैदा होती हैं। समय के साथ साथ संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों
मौलिक अधिकार कितने हमारे मौलिक अधिकार हैं आपको पता ही नहीं है? पता है आपको? बताओ अच्छा कितने मौलिक अधिकार हैं? कमेंट बॉक्स भरना चाहिए मौलिक अधिकार से, ठीक है? नया मत बना देना, मौलिक अधिकार जितने हैं उतने ही होने चाहिए। समझ पाए बात को? तो मौलिक अधिकारों में संशोधन भी हुए हैं, इनका विस्तार भी हुआ है। यद्यपि न्यायिक व्याख्याएं और सरकारी नीतियां नई समस्याओं का सामना करने के लिए बनाई गई हैं, जो नई समस्या आ रही है उनका सामना करने के लिए बनाई गई है। जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, हम आजादी और आजादी पर संभावित खतरों के नए नए आयामों की खोज कर रहे हैं। नई नई चीजें हमारे पास आ रहे हैं, नए नए खतरे आ रहे हैं। उदाहरण के लिए देखो, वैश्विक संचार तकनीक दुनिया भर में आदिवासी सांस्कृतिक या जंगल की सुरक्षा के लिए सक्रिय कार्यकर्ताओं का एक दूसरे से तालमेल, या जंगल की सुरक्षा के लिए ना भाई एक दूसरे से तालमेल करना आसान बना रही है। एक दूसरे से क्या कर सके, हम तालमेल बना सकें। पर इसने आतंकवादियों और अपराधियों को भी अपना नेटवर्क कायम करने की क्षमता दी गई है। भविष्य में इंटरनेट द्वारा व्यापार में बढ़ोतरी तय है, और भी बढ़ोतरी तय है। जितनी आज है वर्तमान में वो तो है ही है, लेकिन दिन पर दिन हो रही है, धड़ल्ले से हो रही है बढ़ोतरी। आप नहीं देख रहे हैं, आप नहीं जान पा रहे हैं, तो ये आपकी गलती है। ये क्या है? आपकी गलती है। क्लियर होगी बात? देखो, इसका अर्थ है वस्तुओं अथवा सेवाओं की खरीद के लिए हमें अपने बारे में जो ऑनलाइन सूचना दे, भाई जो सूचना ऑनलाइन दे उसकी सुरक्षा हो। इसके लिए यूं ही तो इंटरनेट है ना, अंग्रेजी में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों को नेटिजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेटिजन। सरकारी नियंत्रण नहीं चाहते हैं, लेकिन वे भी वैश्विक सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखने के लिए किसी ना किसी प्रकार से क्या करते हैं, नियमन जरूरी मानते हैं कि भाई परिणाम स्वरूप क्या होगा। इससे प्रश्न उठाए जाते हैं कि इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों को कितनी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। जो लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको कितनी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। क्या आप किसी अजनबी को अवांछनीय ईमेल भेज सकते हैं? भाई किसी भी अननोन पर्सन को आप ईमेल भेज सकते हैं। आपके पास क्या होना चाहिए? उसका मेल एड्रेस होना चाहिए, आप भेज सकते हैं अजनबी इंसान को। क्या आप चैट रूम में अपने, चैट रूम होता है ना, अपने उत्पादन का विज्ञापन कर सकते हैं? क्या सरकार आतंकवादियों का सुराग लगाने के लिए किसी के व्यक्तिगत ईमेल में ताका झांकी कर सकती है? कितना न्यायोचित है ये बताओ, कि किसी की चोरी पकड़ने के लिए आपकी मेल में ताका झांकी कर रही है, आपकी व्हाट्सएप चैट में ताका झांकी कर रही है, तो ये स्वतंत्रता है? बताओ। सरकार को या कुछ स्वतंत्र नियामकों को राजनीतिक सिद्धांत में इन प्रश्नों के संभावित उत्तरों से हमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए यह बेहद प्रासंगिक है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है? प्रासंगिक है। इस बात को समझो। नहीं समझ रहे हो तो सिद्धांतों को व्यवहार में कैसे उतारना है। तीसरा पॉइंट क्या है भाई? व्यवहार में कैसे उतारना है, राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में कैसे उतारना है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो देखो, स्वयं को राजनीतिक सिद्धांत के सिर्फ एक पहलू तक सीमित रखा है। स्वतंत्रता, समानता, नागरिकता, न्याय, विकास, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे सुपरिचित राजनीतिक विचारों की उत्पत्ति, अर्थ और महत्व के बारे में हमने अध्ययन किया, गहराई से अध्ययन किया। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो दोबारा पढ़िए। पढ़ते ही नहीं है आप। जब हम किसी मुद्दे पर बहस या तर्क वितर्क आरंभ करते हैं, किसी भी मुद्दे पर, भाई मुद्दा कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, कोई भी मुद्दा हो, उस पर हम क्या करते हैं? तर्क संगत तर्क करते हैं, वितर्क करते हैं। तो हम अक्सर पूछते हैं कि इसका अर्थ क्या है और यह कैसे महत्वपूर्ण होता है। राजनीतिक सिद्धांतकारों ने बताया कि आजादी या समानता क्या है और इसकी विविध परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं। गणित के विपरीत, जहां त्रिभुज या वर्ग की सिर्फ एक परिभाषा होती है, भाई त्रिभुज की भी एक परिभाषा होती है, चाहे आप वर्ग ले लो, एक ही परिभाषा होगी ना, अलग तो नहीं होगी कि आपने इस चैप्टर में त्रिभुज की ये भाषा लगाई और अगले चैप्टर में परिभाषा अलग हो गई, वर्ग की परिभाषा अगले चैप्टर में अलग हो गई। ऐसा तो नहीं है ना, एक ही परिभाषा है। इनकी विविध परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं। गणित के विपरीत, जहां त्रिभुज की एक ही परिभाषा है और वर्ग की भी एक ही परिभाषा है, राजनीतिक सिद्धांत में हम समानता, आजादी या न्याय की
अनेक परिभाषाओं से रूबरू होते हैं। क्या है, यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर फंडा अलग है बच्चे, यहां पर मैथ वाला रूल नहीं चलेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे शब्दों का सरोकार किसी वस्तु के बजाय अन्य मनुष्यों के साथ हमारे संबंधों से होता है। अन्य जो आप है ना, देखो आप क्या है, मैं हूं और आप हैं, और एक तीसरा क्या हो गया, अन्य है। भाई प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और अन्य पुरुष होता है ना, एक वचन बहुवचन और एक वचन द्विवचन और बहुवचन। क्लियर होगी बात, व्याकरण पढ़ी है ना? हाँ वेरी गुड। तो देखो, वस्तुओं के विपरीत मनुष्य समानता जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखता है, और इन मतों को समझने और इनसे तालमेल रखने की जरूरत होती है। क्या करना है हमें? तालमेल, फ्लेक्सिबिलिटी। ऐसा करने की दिशा में हम कैसे बढ़ सकते हैं? चलिए हम इस जगह को समानता से संबंधित सामान्य अनुभव से शुरू करते हैं। आपने गौर किया होगा कि अक्सर सरकारी कार्यालय देखे होंगे ना आपने, आप गए होंगे या आप डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, वेटिंग सीट होती है, प्रतीक्षालय जिसको हिंदी में बोलते हैं। आप सरकारी कार्यालय में भी होते हैं, प्रतीक्षालय होते हैं ना। आप गए होंगे, आप डॉक्टर के पास गए होंगे, गए हैं डॉक्टर के पास? कौन नहीं गए? आप कभी बीमार नहीं पड़े? तो कभी आपने वेटिंग रूम में वेट नहीं किया डॉक्टर का? दुकानों में कतार तोड़कर नहीं जाते हैं आप? जैसे कहीं भीड़ हो रखी है, आपने कुछ सामान ले रहे हैं, आप कतार में लगे हुए हैं, तो आगे से तोड़कर जो है ना जल्दी जल्दी लेने के लिए चले गए, शॉर्टकट चलते हैं। कई बार ऐसा करने वालों को पंक्ति के पीछे जाने के लिए कहा जाता है कि बहुत तेरे को जल्दी हो रही है ना, बीच में घुसा चला आ रहा है, चल पीछे जा, सबसे तेरे को मैं बाद में दूंगा। अब दालचीनी, चीनी आजकल कितनी महंगी हो गई है ना? देखा होगा आपने। देखो ये हंस रही है, इसने जरूर ये जरूर लाइन तोड़ के गई होगी पापा की परी, कई बार देखा होगा, है ना? तो हम क्या करते हैं, हम इसका विरोध करते हैं। क्या करते हैं? हम इसका विरोध करते हैं। गैस सिलेंडर की लाइन लगती है तो देखो वहां तो लड़ाई हो जाती है, सिर भी फूटते हुए देखे मैंने। अभी गैस सिलेंडर की दिक्कत हुई थी ना, तब बहुत हुआ ऐसे लड़ाइयां, क्योंकि हमें जिनके लिए भुगतान करते हैं सामानों या सुविधाओं को पाने के लिए समान अवसर चाहते हैं। भाई हमने किसी चीज का पैसा दिया तो हमें उसके लिए हमें उसका क्या है, लाभ भी तो पूर्ण मिलना चाहिए। इसलिए जब भी हम अनुभव पर ध्यान देते हैं, हम समझते हैं कि समानता का अर्थ सभी के लिए समान अवसर होता है। क्या होता है? समान अवसर होता है। फिर भी हम अगर वृद्धों और विकलांगों के लिए अलग काउंटर होते हैं ना, अलग काउंटर देखे आपने? वृद्ध व्यक्तियों के लिए, सीनियर सिटीजन, और विकलांगों के लिए क्या है, अलग काउंटर बने होते हैं। ट्रेन में भी देखते ना आप जब बस में अगर गए, बस में अगर आपने कभी सफर किया होगा तो वहां पे लिखा होता है ये सांसद की सीट है, ये विकलांग के लिए सीट है, लिखा होता है ना। तो उनके लिए क्या है, आरक्षण है। हम समझते हैं कि उनके साथ विशेष बर्ताव न्यायोचित होना भी चाहिए। विशेष बर्ताव हो रहा है, भाई बुजुर्ग है तो उनका पहले नंबर आ जाए तो कोई तो आपत्ति थोड़ी है, नहीं है कोई। लेकिन हम प्रतिदिन यह भी देखते हैं कि बहुत से गरीब लोग दुकान या चिकित्सक के पास इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास सामान या सुविधाओं की कीमत चुकाने के लिए पैसे नहीं होते, बहुत गरीब हैं, खाने के लिए भी पैसे नहीं होते। तो क्या वो स्वतंत्र हैं? क्या वो समानता है उन्हें? इनमें से कुछ लोग दैनिक मजदूर होते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ नहीं है, कुछ ऐसे होते हैं जो दैनिक मजदूर होते हैं। भाई सुबह से शाम तक मजदूरी करी, पैसा लिया, राशन लाए, बनाया और खाया। जो घंटों पत्थर तोड़ते हैं, पत्थर को काटते हैं, ईंट ढोते हैं, मकान बनाते हैं, अगर हम संवेदनशील हैं तो महसूस करते हैं कि यह अनुचित है। संवेदनशील हैं अगर हम क्या महसूस करेंगे? अनुचित है भाई। समाज में कुछ सदस्यों की बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं होती, तब हम क्या करते हैं, अनुभव से गुजरते हैं कि समानता में किसी ना किसी प्रकार की निष्पक्षता बरतनी जानी चाहिए ताकि लोग अनुचित रूप से शोषित ना हो, आर्थिक कारकों की वजह से प्रतिकूल परिस्थितियों के शिकार ना हो। गौर करा होगा आपने, बहुत से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। हमारे विद्यालय में तो निःशुल्क होती है, शिक्षा दी जाती है। आप एक महत्वपूर्ण तथ्य पर गौर करें, क्या कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि अपना पेट भरने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। अपना पेट भरने के लिए पैसे कमाने पड़ते हैं। और लड़कियों को स्कूल इसलिए, लड़कियों के लिए विशेष चीज होती है। देखो लड़कियों को स्कूल से इसलिए हटा दिया जाता है क्योंकि माँ बाप के काम पर जाने के दौरान उन्हें छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी होती है। क्या करनी होती है उनको? भाई माँ बाप तो काम पर चले गए तो उनके जो छोटे भाई बहन है उनकी देखभाल कौन करेगा?
तो उनकी देखभाल करेंगी लड़कियां, और इसी कारण से उन्हें स्कूल से हटा दिया जाता है। हालांकि भारतीय संविधान में सभी को प्राथमिक शिक्षा पाने के अधिकार की गारंटी देता है। हमारा संविधान प्राथमिक शिक्षा पाने की गारंटी है हमें, लेकिन यह अधिकार मात्र औपचारिक बनकर रह गया है। फिर भी हम महसूस कर सकते हैं कि ऐसे बच्चों और उनके माँ बाप के लिए सरकार को कुछ ज्यादा ही करना चाहिए ताकि वे स्कूल जा सकें। और आजकल जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जो लड़कियां स्कूल जा रही हैं, माँ बाप ज्यादा पढ़े लिखे तो होते नहीं है, ठीक, खुद नहीं पढ़े हैं वो, तो बच्चों पर थोप देते हैं। लेकिन ये नहीं देखते कि बच्चों को पढ़ने के लिए समय भी चाहिए, लेकिन उनसे क्या है, बंधुआ मजदूरी करवाते हैं। किसके नाम पर? सीखने के नाम पर, सिखाने के नाम पर, कि बच्चे को लड़की है, आगे शादी होगी, ये होगा वो होगा, तो काम सीखना चाहिए। अरे भाई, काम सीख लेगी, सबका अपना अपना समय होता है, हर चीज का समय होता है। अभी बच्चों का समय पढ़ने का है तो उनको पढ़ने पे ध्यान दीजिए, लेकिन उसको ध्यान कोई नहीं देता। उस बात पर देता है ध्यान? कोई नहीं देता है। धड़ल्ले से हो रहा है, लेकिन विरोध कोई नहीं कर सकता, चाहकर भी इस बात पर विरोध नहीं कर सकते। माँ बाप के लिए सरकार को कुछ ज्यादा ही करना चाहिए ताकि वे स्कूल जा सकें। आप देख सकते हैं कि समानता के बारे में हमारे विचार काफी जटिल है ना, बहुत जटिल हैं। खेल के मैदान में होते हैं जब हम समान अवसर चाहते हैं। जब भी हम किसी भी खेल के मैदान में हो, चाहे वे क्रिकेट के मैदान में हो, फुटबॉल के मैदान में हो, हॉकी के मैदान में हो, तो हम क्या चाहते हैं? हम समान अवसर चाहते हैं कि हमें समान अवसर मिलना चाहिए। किसी अक्षमता के शिकार हो जाते हैं तो हम चाहते हैं कि कुछ विशेष प्रावधान किए जाएं, लेकिन हम जब बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाते या नहीं हो पाती हमारी जो बुनियादी जरूरतें, तब समान अवसर मिलना ही पर्याप्त नहीं होता मेरे भाई। हमें स्कूल जाने या संसाधनों, रोजगार, अच्छा वेतन, रियासती अस्पताल, समुचित बंटवारा जैसे अग्रगामी उपायों से सहायता पाने में क्या है, समर्थन मिलना भी चाहिए और समर्थ बनाया जाना चाहिए। लेकिन होता नहीं है ऐसा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यही हुआ कि निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए किसी एजेंसी को जिम्मेदारी या जिम्मेवार बनाने की जरूरत है कि भाई कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, जिम्मेदार कौन है इसके लिए। इस प्रकार हमारे पास क्या है, समानता के अनेक परिभाषाएं होने की वजह से, भाई हमारे पास समानता की अनेक परिभाषाएं हैं। समानता, समानता क्या होती है? सबके साथ समान व्यवहार हो, लेकिन नहीं होता है। किसी के साथ गरीबी के आधार पर दुर्व्यवहार होता है, ऊंच नीच के आधार पर होता है, गंदे कपड़ों को लेकर होता है, बातचीत को लेकर होता है, ये गांव का है, ये शहर का है, उसको लेकर कई तरह के एक्स वाई जेड वट एवर यू थिंक, जो भी आप सोच सकते हैं, जो भी आप इसके बारे में तर्क वितर्क कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, विचार विनिमय कर सकते हैं, ठीक है ना। इस पर क्या है, बहस करिए, मजा आएगा पढ़ने में ना। इस पर क्या करेंगे, ग्रुप बनाइए, आप दोनों लड़के और लड़कियों का ग्रुप बनाइए, ठीक है ना, और एक पक्ष रहेगा और एक विपक्ष रहेगा, और दोनों क्या करेंगे, बहस करेंगे, लेकिन लड़ना नहीं है, ठीक है ना। बहस तर्क और वितर्क की होगी, किसकी होगी? तर्क संगत होगी बहस। क्लियर होगी बात? कोई रोष नहीं निकालेगा, समझ गए? तो इसको करेंगे आप तो और अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है ना। परिभाषाएं होने के कारण, अनेक परिभाषाएं होने की वजह से समानता का अर्थ प्रसंग पर निर्भर करता है कि उसका प्रसंग क्या कहता है। हमें इसके लिए अर्थ के शुरुआती दौर में क्या करना चाहिए, जो स्वयं हमारे लिए है, और फिर हमने इसका विस्तार गरीब, वंचित, बूढ़े, बुजुर्ग आदि बाकी सब जितने भी हैं, जितने भी एक्स वाई जेड लोग हैं, जो भी परेशान हैं, उनके लिए क्या है, हमने अर्थ की कई परतें खोली हैं। हम पूर्ण रूप से समझे बगैर राजनीतिक सिद्धांत गढ़ते रहे, कोई समझा नहीं हमने, लेकिन हम उसको गढ़ते रहे हैं, गढ़ते रहे हैं। राजनीतिक अवधारणाओं के अर्थ को पेशेंस रखो थोड़ा सा, ठीक है ना। ये महारथी बैच आज पहली क्लास है आपकी, ठीक है ना, और अब कक्षा 12 की भी होगी ना, कल से कक्षा 12 की भी स्टार्ट हो रही है, तो दिल थाम कर बैठो, बहुत कुछ नई नई चीजें आपको मिलने वाली हैं। राजनीतिक सिद्धांतकार यह देखते हुए स्पष्ट करते हैं कि आम भाषा में, क्या आम भाषा में, भाई आम भाषा में क्यों देना चाहिए, क्योंकि आम लोग समझ पाए। अब पता लगा कोई वीआईपी भाषा में दे दिया, कोई चीज ऐसी दे दी जो आम आदमी समझ ही नहीं पा रहा उस बात को, तो भी परेशानी है। क्या फायदा उस काम का? भाई जो चीज हमने, कोई भी आविष्कार किया हमने जनता के लिए किया, किसके लिए किया? जनता के लिए किया, और वो जनता समझ ही नहीं पा रही उस चीज को, उस चीज का यूटिलाइज ही नहीं कर पा रही, तो हमारे आविष्कार करने का क्या हुआ? सब व्यर्थ है। तो इसलिए आम भाषा में इसे कैसे समझाया और बढ़ता जाता है, वे विविध अर्थों और रायों पर विचार विमर्श और उनकी जांच पड़ताल भी सुव्यवस्थित तरीके से करते हैं।
व्यवस्थित तरीके से कि आम आदमी भी समझ पाए इस बात को। अवसर की समानता कब पर्याप्त है, कब लोगों को विशेष बर्ताव की जरूरत होती है, भाई लोगों के साथ कब विशेष बर्ताव करना चाहिए, है ना, वो भी डिपेंड करता है। तो उसके बारे में भी इन्होंने जो है आम भाषा में विचार विमर्श किया गया है। किसी हद तक किया जाना चाहिए, भाई बर्ताव भी जो है क्या किस हद तक किया जाना चाहिए। क्या गरीब बच्चों को स्कूल में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु दोपहर का भोजन दिया जाना चाहिए, जिसको मिड डे मील बोलते। देखो मिड डे मील लागू हुआ ना, भाई मिड डे मील लागू हुआ कि नहीं हुआ सरकारी स्कूल में, उससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। बच्चों की जो तादाद है वो बढ़ गई पढ़ने की। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसकी ओर वे मुखातिब होते हैं कि आप भी इसे देखें और समझें। ये ऐसे मसले हैं, बिल्कुल व्यवहारिक हैं। वे शिक्षा और रोजगार के बारे में सार्वजनिक नीतियां तय करने में मार्गदर्शन करते हैं। समानता के मामले में देख लो आप, वैसा ही अन्य अवधारणाओं के मामले में देख लो। राजनीतिक सिद्धांतकारों को रोजमर्रा के विचार से उलझना पड़ता है, जो दैनिक जीवन में रोजमर्रा के विचार हैं उनसे उलझना पड़ता है। और एक मिनट में लगभग 60,000 विचार निकलते हैं हमारी खोपड़ी में। कितने? 60,000 विचार। 60,000 संभावित अर्थों पर अगर विचार विमर्श करना पड़ता है, नीतिगत विकल्पों को सूत्रबद्ध करना पड़ता है। आजादी, नागरिकता, अधिकार, विकास, समानता, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता और भी बहुत सारी अवधारणाएं हैं। पर वो सारी चीजें हम कब करेंगे उस पर विचार? उस विषय पर हम विचार करेंगे अगले अध्याय में, जो हमारा अगला अध्याय है उसमें हम करेंगे विचार। समझ पाए मेरी बात को? ठीक है, हाँ बिल्कुल, आप धैर्य रखो, आपके सवालों का जवाब मिलेगा आपको अगले अध्याय में, ठीक है ना। बिना पूछे ही आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं धीमे धीमे, मध्यम मध्यम। चौथी और सेकंड लास्ट जो आपकी है, क्या है ये? हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए? क्या है? हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए। चौथा नंबर है, हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए। अब हम भाई स्कूल क्यों जा रहे हैं? अगर आपको यही नहीं पता होगा कि हम स्कूल क्यों जाते हैं, आपके माँ बाप आपको क्यों पढ़ा रहे हैं, अगर आपको यही पता नहीं है तो आप क्या हैं? आप एकदम गहरी खाई में जा रहे हैं। तो हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए? देखो, राजनीतिक आदर्श हो सकते हैं, पर क्या हमें राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन की भी जरूरत पड़ती है? हाँ बिल्कुल पड़ती है। अगर हम अध्ययन नहीं करेंगे तो हमें जानकारी कैसे मिलेगी? राजनीति करने वाले राजनेताओं के लिए, या नीति बनाने वाले नौकरशाहों के लिए, या राजनीतिक सिद्धांत पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए ज्यादा उपयुक्त नहीं है। बेहतर तो यह होगा कि राजनीतिक सिद्धांत संविधान और कानूनों की व्याख्या करने वाले वकील या जज या उन कार्यकर्ताओं, और या फिर चौथा स्तंभ किसको कहा? पत्रकारिता। पत्रकारों को पढ़ना चाहिए जो शोषण का पर्दाफाश करते हैं और नए अधिकारों की मांग करते हैं। हमें आजादी या समानता का अर्थ जानने से क्या मिलेगा? क्या मिलेगा बताओ? अगर हम आजादी का या समानता का अर्थ अगर हम जान लेंगे तो क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा उससे? पहली बात, यह तो राजनीतिक सिद्धांत ऐसे सभी समूहों के लिए प्रासंगिक है छात्र के रूप में हम भविष्य में उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? उपयोग। देखो, क्या हम गणित नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं ना। जबकि हमसे सभी गणितज्ञ या इंजीनियर नहीं बनेंगे। भाई गणित तो सब पढ़ते हैं, लेकिन क्या सब इंजीनियर बनते हैं? गणितज्ञ बनते? नहीं बनते। इतिहास सब पढ़ते हैं तो क्या सब इतिहासकार बन जाते हैं? राजनीति सब पढ़ते हैं तो क्या राजनीतिकार बन जाते हैं? नहीं। इसलिए नहीं कि बुनियादी अंकगणित जीवन में सामान्यता उपयोग होता है। दूसरी बात देखो क्या है, सभी मत देने और अन्य मसलों के फैसले करने के लिए अधिकार संपन्न नागरिक बनने जा रहे हैं आप। क्या करने जा रहे हैं? अधिकार संपन्न। इस चीज को पढ़ने के परिचय को समझेंगे अगर आप, और कक्षा 11 और 12 की संपूर्ण किताबों को अगर आप गहराई से अध्ययन कर लेंगे, तब आप क्या जानेंगे? आप जानेंगे अधिकार संपन्नता के बारे में। आप अधिकार संपन्न नागरिक बनने जा रहे हैं। आप पूरी किताबों को, पूरी पुस्तकों को पढ़ने के बाद अधिकार संपन्न बन जाएंगे। आप अपने दायित्वपूर्ण कार्य निर्वहन करने के लिए उन राजनीतिक, कौन से, जो विचार आपके अंदर चल रहे हैं, संस्थाओं की बुनियादी जानकारी हमारे लिए मददगार होती है, जो हमारी दुनिया को आकार देती है। नागरिक के रूप में हम किसी संगीत या कार्यक्रम के श्रोता जैसे होते हैं ना? नहीं होते भाई। आप भी तो क्या है? श्रोता हैं।
और मैं वक्ता हूं, मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं और आप देख रहे हैं, तो आप क्या हो गए? मैं वक्ता हो गया, आप श्रोता हो गए। हम गीत और लय की व्याख्या करने वाले मुख्य कलाकार नहीं है। भाई मैं कलाकार हूं कि मैं आपको यहां पर जो है ना कैट वॉक करके दिखाऊं या मैं आपको नागिन डांस करके दिखाऊं, कलाकार तो मैं हूं नहीं। लेकिन हाँ, कलाकार अध्यापक जरूर हूं। लेकिन हम कार्यक्रम तय करते हैं, प्रस्तुति का करते हैं ना, नए अनुरोध करते हैं। क्या आपने गौर किया है कि संगीतकार तब बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब उन्हें श्रोताओं के जानकार और कद्रदान होने का पता चलता है कि जो उन्हें सुन रहे हैं, जो श्रोता उन्हें सुन रहे हैं, ठीक है ना, वो कितने कद्रदान जानकार हैं, तो उसका पता चल जाएगा। अगर तो प्रदर्शन करते हैं तब वो बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इसी तरह शिक्षित और सचेत नागरिक भी राजनीति करने वालों को जनाभिमुख बना देते हैं। तीसरी बात ध्यान से गौर से समझेंगे क्या, कि आजादी, समानता और धर्मनिरपेक्षता हमारे जीवन के लिए क्या है? हमारे जीवन के अमूर्त मसले हैं। परिवारों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, व्यवसाय केंद्रों आदि तरह तरह के भेदभाव का काम हम प्रतिदिन करते हैं ना, प्रतिदिन हम आमना सामना करते हैं। हम स्वयं भी अपने से भिन्न लोगों के प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं। पूर्वाग्रह क्या होता है? देखो, पूर्वाग्रह होता है कि कुछ पुरानी रूढ़िवादी जो धारणाएं हैं, पुरानी धारणाएं, पुरानी जो धारणाएं हैं या अवधारणाएं हैं, ठीक है ना, उनको ही बांधे रखते हैं। जैसे कुएं का मेंढक होता है ना, कुएं का मेंढक होता है ना, वो जब बाहर थोड़ी जाएगा, उतने में ही रहेगा, कुएं में ही रहेगा। तो उसको क्या बोलेंगे? हम पूर्वाग्रह बोलेंगे कि नहीं यार, ये तो जो है ना, इसको तो देख के ही मुझे जो है ना क्या एकदम जेलसी होने लगती है। पता नहीं ऐसा पूर्वाग्रह क्या उसके दिमाग में है, क्यों उसे दुश्मन दिखाई देता है वो। तो इसको क्या कहेंगे? हम पूर्वाग्रह कहेंगे। समझ गया ना? किसी के प्रति भी यार जब भी ये आता है ना, दिखता है ना, इसकी शक्ल देख लेता हूं तो पूरा दिन खराब हो जाता है, मूड खराब हो जाता है। तो ये क्या है? ये एक पूर्वाग्रह है कि उसके प्रति आपने जो है एक पूर्वाग्रह अपने दिमाग में बना रखा है कि जब भी उसकी शक्ल देखते हैं आप, आपका मूड खराब हो जाता है। तो ये क्या? पूर्वाग्रह। चाहे वे अलग जाति के हों या वे अलग धर्म के हों, अलग अलग लिंग या अलग वर्ग के हों, यदि हम उत्पीड़ित महसूस करते हैं तो हम पीड़ा का निवारण चाहते हैं। भाई हमें अगर दर्द होगा तो हम क्या चाहेंगे? कि हमें दर्द से क्या हो? दर्द से छुटकारा मिले हमें। अगर हमें गोली लग जाए तो क्या चाहेंगे हम चाहेंगे जल्दी हमारी गोली निकाली जाए और हमें दर्द क्या है, जो दर्द हो रहा है वो कम हो जाए, बंद हो जाए, है ना। उसमें विलंब होता है लेकिन होता है ना, होता है कि नहीं होता है? तब हम क्या महसूस करते हैं? हम महसूस करते हैं हिंसक क्रांति उचित है, कि हम हिंसक हो जाएं। यदि हम विशेषाधिकार संपन्न हैं तो हम सम्मान के लिए संघर्षरत, अपने नौकरों को और नौकरानियों के लिए उत्पीड़न से भी इनकार करते हैं। कभी कभी हम यह भी महसूस करते हैं कि हमारे नौकर उसी व्यवहार के योग्य हैं जो उनके साथ हो रहा है। अंत में छात्र के रूप में हम बहस और भाषण प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं। जैसे कि अभी हमारे विद्यालय में रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में 27 अगस्त को एक प्रतियोगिता होने वाली है, भाषण प्रतियोगिता होने वाली है, बहस प्रतियोगिता होने वाली है। तो उसमें हिस्सा लेते हैं सभी छात्र छात्राएं, उसमें हिस्सा बढ़ चढ़ कर ले रही हैं और अभ्यासरत हैं, अभ्यास भी कर रही हैं। हमारी अपनी राय होती है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या उचित है और क्या अनुचित है। हम नहीं जानते कि तर्क संगत क्या है और क्या नहीं है। जब हम दूसरों से बहस करते हैं तभी हम अपने विचारों का बचाव करने की जरूरत महसूस करते हैं ना, तभी तो करते हैं। इससे पहले हो पाएगी? नहीं हो पाती, बिल्कुल भी नहीं पाती। तभी होता है। और कब होगा वो? जब आप उस चीज को महसूस करेंगे। क्या करेंगे? उस चीज को आप महसूस करेंगे, वो तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा बच्चे। बिल्कुल सही बात है। देखो, थोड़ी अधिक सतर्कता से देखने भर से हम अपने विचारों और भावनाओं में उदार होते हैं। किसमें? भावनाओं में। भावनाओं में नहीं बहना है बच्चे, ठीक है ना, उदार होते हैं। और अंत में यही महसूस करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत हमें न्याय या समानता के बारे में सुव्यवस्थित सोच से अवगत कराता है। किससे? न्याय। न्याय के साथ साथ क्या हो गई? समानता। समानता इससे क्या कराता है? सुव्यवस्थित सोच से क्या कराते हैं? अवगत कराते हैं। और तर्क संगत ढंग से बहस करने और प्रभावी तरीके से संप्रेषण करने जैसे कौशल वैश्विक सूचना व्यवस्था में महत्वपूर्ण गुण साबित होते हैं। क्या होते हैं? गुण। और एक तो गुण होता है और एक
अवगुण होता है। सुना आपने, गुण और अवगुण, गुण, गुणी और अवगुणी, है ना। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।